हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग हिस्ट्री का 6th चैप्टर देखेंगे जो कि है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यानी किस तरह से अब जो है वो राज्य का निर्माण हुआ, राजा बनाए गए और किस तरह से उनका पूरा जो प्रशासन है वो लागू किया गया। इसमें हम देखेंगे कि वर्णों का निर्माण हुआ और जाति पाति जो है वो भेदभाव भी शुरू हो गया और गणराज्य किस तरह से बने, तो ये सारा चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। अब क्या है कि कुछ लोग शासक कैसे बने, तो क्या था कि कुछ राजा जो थे वो संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाने लगे थे और परंतु करीब 300 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हुआ। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, यानी कि बड़ा यज्ञ करते थे और फिर वो राजा कहलाते थे। कैसे होता था, जिसका एक उदाहरण है अश्वमेध यज्ञ। आपने देखा भी होगा, रामायण में राम जी ने कराया था। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, उसमें उसका आयोजन किया जाता था और फिर वो राजा जो था अपना एक घोड़ा छोड़ देता था। ठीक है। अब वो घोड़े को अगर कोई और राजा रोकता था तो उसे फिर उस राजा से जिसका वो घोड़ा है उससे युद्ध करना पड़ता था। और अगर उस घोड़े को कोई रोकता नहीं था, इसका मतलब था कि वो जो राजा है वो अपने आप को उससे कमज़ोर समझता और दूसरे राजा को शक्तिशाली मानता है। इसके बाद क्या है, जो राजा रोकते नहीं थे घोड़े को, उनको यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और वो अश्वमेध यज्ञ जो थे उसमें शामिल होते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, यानी जिसका वो घोड़ा था उस राजा का मुख्य स्थान हुआ करता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल की एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ठीक है। यह क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था और यज्ञ के अवसर पर वह राजा को सारी चीज़ें बताता था। तो सारथी जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। वो क्या करता था, वो राजा की विजय की कहानी और उसके गुणों का गान करता था कि मतलब कितना शक्तिशाली है हमारा राजा, इसने ये चीज़ें जो है वो जीती हैं, वो सब चीज़ें बताता था। उसके बाद जो राजा के सगे संबंधी थे, जैसे रानी हुई, पुत्र हुए, वो लोग भी छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। ठीक है। अब क्या है, राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ उसे अन्न अनुष्ठान कराता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। तो ये जो लोग थे जो विष और वैश्य में आते थे कैटेगरी में, वो लोग उपहार लाते थे और वो उन्हें पुरोहित जो है वो शूद्र मानते थे और उन्हें अनुष्ठान में वो शामिल नहीं होने देते थे। शूद्र यानी उनको वो सोचते थे छोटे हैं ये, और ये जो है वो अनुष्ठान में यानी जो यज्ञ हो रहा है उनमें शामिल नहीं हो सकते। यानी पुरोहित ने डिसाइड कर दिया था कि ये जो लोग हैं उन्हें हम जो है वो इनमें अनुष्ठान में शामिल नहीं करेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से वर्ण का निर्माण हुआ। अब आपको पता चला वर्ण क्या है। तो क्या हुआ कि जो उत्तर भारत का क्षेत्र था, खासकर गंगा यमुना का क्षेत्र, वहाँ पे क्या थे, कई ग्रंथ रचे गए थे। ठीक है। सबसे पहले तो ऋग्वेद बना, तो ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ रचे गए उनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। और इसमें क्या है, पुरोहितों ने बहुत सारे अनुष्ठान को कराने की विधियाँ बताई हैं। तो उस समय समाज में कई समूह थे, यानी बहुत तरह के लोग रहते थे, जैसे पुरोहित थे, योद्धा थे, कृषक थे, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले, तो बहुत सारे अलग अलग लोग थे। तो क्या हुआ कि पुरोहितों ने फिर क्या किया कि पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। ठीक है। 4 कैटेगरी में आप बोल सकते हो। उनको उन्होंने वर्ण का नाम दिया गया। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। यानी उन्होंने जो वर्ण बनाए 4, वो क्या है, लोगों के काम के आधार पर बनाए। तो पहला वर्ण था ब्राह्मण का। ठीक है। उनका काम क्या था, उनका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करना और जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा वर्ण था शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। उनका काम युद्ध करना था, लोगों की रक्षा करना था। तीसरा था हमारा विष या वैश्य। इनमें क्या है, इनमें कृषक आए, पशुपालक आए, व्यापारी आते थे। ठीक है। तो कृषक और पशुपालकों को तीसरी कैटेगरी में रखा गया। अब क्या था कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। वर्णों में अंतिम स्थान जो है वो शूद्रों को दिया गया था। इसके अंदर वो लोग आते थे जो क्या करते थे, इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था और औरतों को भी शूद्रों में ही माना गया था। यानी चाहे वो किसी भी ब्राह्मण की हो चाहे क्षत्रिय की, उनको भी शूद्र में ही रखा गया था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन करने का अधिकार भी नहीं था। तो इस तरह से पुरोहित जो थे यानी पंडित जो थे, उन्होंने
क्या कर दिया, 4 वर्ण बना दिए। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। अब किस आधार पर, कौन सी कैटेगरी में कोई आएगा व्यक्ति, तो जन्म के आधार पर, यानी अगर उसने ब्राह्मण माता पिता हैं, ब्राह्मण की संतान है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है, और क्षत्रिय कुल में लिया है तो वो क्षत्रिय हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, 4 वर्णों के अलावा कुछ लोगों को उन्होंने अछूत भी माना। अछूत यानी जिनको हम छुएंगे तो क्या है, हम अपवित्र माने जाएंगे, ठीक है। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे, ठीक है। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। अब उन्होंने जो ये वर्ण व्यवस्था बनाई, बहुत से लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, इसका विरोध किया कि नहीं हम तो ये नहीं मानेंगे, ठीक है। कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच में जो भेदभाव किया जाने लगे उनके काम के आधार पर, उसको भी गलत माना गया, ठीक है। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहित का प्रभाव भी बहुत सीमित था, यानी कुछ जगह जो थी जहाँ पुरोहित बहुत कम थे, तो क्योंकि पुरोहितों ने ये निर्माण किया वर्णों का, ठीक है, भेदभाव का, काम के आधार पर लोगों को बांटने का, तो ये क्षेत्र थे, यहाँ पे पुरोहित थे ही नहीं, तो यहाँ पे भेदभाव जो था वो बहुत कम था। उसके बाद अब देखते हैं जनपद। जनपद क्या है, ठीक है। तो महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपद के राजा माने जाने लगे थे। यानी अभी तो जन के राजा कहलाते थे, लोगों के राजा। अब क्या हुआ, जनपद का निर्माण हुआ तो अब वो जनपद के राजा कहलाने लगे। तो जनपद क्या है, जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, यहाँ पे यानी जहाँ पे लोग रहते हैं। तो जैसे कि पुरातत्व के इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की गई, जिसमें कि दिल्ली के पुराने किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। तो ये नाम आप याद रख लीजिएगा। खुदाई से पता चला कि यहाँ पे जो लोग थे वो झोपड़ी में रहते थे, मवेशी तथा जानवर को पालते थे, चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों आदि जो फसलें हैं वो उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चित्रित धूसर पात्र क्या है कि इनका नाम से आपको पता चल रहा है कि ये बर्तन कैसे थे, चित्रित यानी इन पे चित्रकारी थी और धूसर रंग के होते थे। और इस पे कैसी चित्रकारी थी, इस पे आमतौर पर सरल रेखाएं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में थी, यानी ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई थी, यानी लोगों को उस समय भी इनका ज्ञान था। तो ये इंपॉर्टेंट है, चित्रित धूसर पात्र और राजधानियों के नाम। नेक्स्ट आता है महाजनपद, ठीक है। जन से क्या हुआ, जन से जनपद बना, जनपद से फिर महाजनपद बने। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, यानी कुछ जनपद बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गए, फेमस हो गए, इन्हें फिर महाजनपद का नाम दे दिया गया। अभी आप मानचित्र में देखेंगे तो अधिकतर महाजनपद जो थे वो क्या थे, उनकी एक राजधानी होती थी। तो आप कह सकते हो जनपद कैसे डिस्ट्रिक्ट हो गए, महाजनपद एक तरह से स्टेट हो गया जिसके अंदर बहुत सारे जनपद आते थे और उनकी एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी भी कराई जाती थी, लकड़ी लगाई जाती थी, ईंट पत्थर, बड़ी बड़ी दीवारें लगा दी जाती थी, क्योंकि कुछ राजा क्या कहते थे कि सोचते थे बाहर से आक्रमण होगा, तो उसके कारण क्या बड़ी बड़ी विशाल विशाल ऊँची दीवारें बनवा दी जाती थी। अभी मैं आपको चित्र में दिखाऊंगी। तो क्या करते थे, ये दीवारें वगैरह बना के क्या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे कि भाई हम जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, हमारे चारों तरफ जो हमारी जो दीवारें बहुत ऊंची ऊंची, हमारा किला जो है बहुत मजबूत है। तो इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी जो है वो सरल हो जाता था। अब राजा सेना रखने लगे थे। देखिए इससे पहले के चैप्टर में आपने पढ़ा था तो उस समय राजा जो किसी तरह की सेना नहीं रखते थे, लेकिन अब जब जनपद का निर्माण हो गया, महाजनपद बन गए, तो राजा क्या थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, ठीक है, बहुत सारे राजा भी बन गए, तो आपस में क्या हो गया, हमारा आक्रमण होने के चांसेस बढ़ गए एक दूसरे पर। तो अब राजा क्या है, सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल राज रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था, और इन सिक्कों के बारे में हम जो है वो अध्ययन 8 में पढ़ेंगे। तो अब क्या हुआ कि सेना भी रखी जाने लगी, सिपाहियों को पूरी साल के लिए रखा जाता था, फिक्स कर दी गई उनकी जॉब एक तरह से, और उनको क्या है फिर पैसे भी दिए जाने लगे थे। अब देखिए मैं आपको चित्र दिखाती, इस तरह की बड़ी बड़ी ऊंची विशाल दीवारें बनाई जाती थी। ये एग्जाम्पल है कौशाम्बी किले का, तो ये इंपॉर्टेंट है कौशाम्बी, ठीक है। कौशाम्बी किले की दीवार है ये, और जिसमें क्या है बड़ी सी, ये इलाहाबाद के पास मिली है, ईंट की विशाल सी दीवार मिली है इसमें।
अब हम देखते हैं कुछ जैसे ये हमारा मैप है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर के नाम हैं। तो उन नामों को आप इम्पोर्टेंट हैं, आप याद कर लीजिए। और स्पेशली जो मैंने अभी आपको बताया वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हमें पुरातत्व जो है उनको इन सब चीज़ों के अवशेष मिले हैं तो पता चला है। ठीक है। इसके बाद कर, ये इंपॉर्टेंट है। कर यानी टैक्स। तो उस समय क्या है, कर लिया जाने लगा था। कर जो है किससे, क्या काम व्यक्ति करता था उसके आधार पर उससे कर लिया जाता था। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। अब बड़ी सी सेना थी तो इस सब चीज़ों के लिए क्या है, उन्हें चीज़ों की ज़रूरत थी। तो अब महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से वो कर वसूलने लगे थे। यानी पहले तो थे छोटे लोग जो थे वो तो भाई सिर्फ उपहार ले आते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कर को फिक्स कर दिया कि भाई इतने नियमित समय पे, मान लिया मंथली या वीकली, वो कर लिया करेंगे। अब किससे क्या कर लेते थे, तो फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण कर थे। यानी जो कृषि करते थे वो सबसे महत्वपूर्ण कर थे। प्रायः उपज का 1/6 यानी 1/6 भाग जो है वो उसका हिस्सा निर्धारित किया गया कि उसे राजा को देना होगा, और जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो लोग जैसे कि कारीगर थे उनके ऊपर भी कर लगाए जाते थे और श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, यानी उनसे काम लिया जाता था। जैसे एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालक को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। और आखेटू तथा संग्राहक जो थे उनको जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो सब जो अलग अलग तरह के काम करते थे उन पे अलग अलग तरह के कर लगाए गए थे। कृषि में परिवर्तन, अब क्या हुआ कि इस समय कृषि में भी बहुत बड़ा बदलाव आए। 2 बहुत बड़े परिवर्तन आए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन से थे, पहला था कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। पहले क्या थे, लकड़ी के फाल हुआ करते थे, लेकिन अब हल के फाल लोहे के बनने लगे। और जिससे क्या हुआ कि आसानी से खेत जोते जाने लगे, तो फसलों की जो उपज है वो भी बढ़ गई। ये तो था पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन क्या है कि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। यानी पहले तो बीजों से उगाया जाता था धान, लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, पौधों को रोपण, यानी छोटे छोटे जो पौधे थे उन्हें लगाकर वो पौधे की खेती करने लगे, धान की खेती करने लगे। अब ये पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह पाते थे। पहले तो बीज से तो बहुत सारे मर जाते थे, तो अब जीवित रह पाते थे, तो पैदावार भी अच्छी होने लगी। ये काम ज़्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन यानी खेतीहर मजदूर किया करते थे। उसके बाद आता है, हम देखेंगे मगध के बारे में। मगध जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या था इसमें। तो लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। यानी हमने जनपद देखा कि जनपद का निर्माण हुआ, तो एक बहुत महत्वपूर्ण जनपद है हमारा मगध। इसके चारों तरफ क्या है, गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती हैं, जिस कारण यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये नदियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, यानी वहाँ पे क्या था, पूरे चारों तरफ जंगल ही थे। तो इस जंगल में क्या था कि इस जंगल में रहने वाले हाथी जो थे उनको पकड़कर प्रशिक्षित किया जाता था, सेना में शामिल किया जाता था। जंगलों से घर, गाड़ियों तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा अयस्क की खदानें भी थी, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी खदान थी जहाँ से लोहा मिलता था, और उससे मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी थे। तो मगध में ये सारी चीज़ें थी, यानी गंगा नदी थी, सोन नदी थी, तो उससे यातायात, जल वितरण, ज़मीन हो गई, उपजाऊ बनाने में हेल्प हुई। साथ में जंगल था, तो जंगल में लोहे के अयस्क थे, जानवर थे, लकड़ियाँ थी, तो उससे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया और बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गया। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से 2 शक्तिशाली शासक थे। एक था बिंबिसार और दूसरा था अजात शत्रु, जिसे अजात शत्रु भी कहा जाता है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। तो महापद्मनंद का नाम भी आप याद कर लीजिएगा। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। फिर है हमारा बिहार में राजगृह, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। ठीक है, कौन सी जगह, राजगृह है। ठीक है, और बाद में पाटलिपुत्र को इसका राजधानी बना दिया गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, राजगृह और पाटलिपुत्र।
उसके बाद क्या हुआ कि 2300 साल पहले की बात है कि मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। ये इम्पोर्टेंट है, सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया का। उसने क्या किया, उसने वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंचा। ठीक है, कौन सी नदी? व्यास नदी के किनारे। फिर उसने बोला कि मगध पे हम आक्रमण करेंगे, लेकिन उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया क्योंकि उसके सिपाही डर गए। वो जानते थे कि भारत के शासक, उनके पास बहुत बड़ी सेना है, हाथी है, रथ है, तो वो डर गए, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वज्र। वज्र क्या? वज्र भी एक राज्य था, उसके बारे में देखेंगे। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्र राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो कि आप कहाँ पे आती है? बिहार में आती है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। ठीक है, अब गण क्या होता है? गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। ठीक है, गण यानी ग्रुप एक तरह से, संघ अर्थात संगठन या सभा। ठीक है, तो गण या संघ में कई शासक थे और कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है वो राजा कहलाता था। तो गण क्या था? गढ़ में क्या था कि बहुत सारे शासक हुआ करते थे और सभी जो है वो राजा कहलाते थे, सभी शासन करते थे। इसके अलावा क्या है, वो सभी अनुष्ठानों में भाग लेते थे, वाद विवाद करते थे, शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए भी मिलकर काम करते थे। स्त्रियां, दास और जो कमकर थे इन सभी सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे, यानी हमेशा दास और स्त्रियों को अलग रखा जाता था। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। जब आगे बहुत बौद्ध साहित्य आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे बहुत अच्छे से इसे डिटेल में बताया गया है। वज्र संघ का ये वर्णन दीघ निकाय से लाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, दीघ निकाय की कहाँ से जो वज्र संघ के बारे में पता चला हमें? दीघ निकाय से। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अजातशत्रु और वज्र संघ के बारे में। जो अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता था, उन्होंने अपने मंत्री वस्मकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं? तब उन्होंने सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, तो उन्होंने कुछ बातें कही। पहला था, वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहें। दूसरा, आपस में मिलजुल कर काम करते रहें। तीसरा, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहें। चौथा, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहें, यानी कि जो भी अच्छी बातें हैं सभी पे अगर वो ध्यान देते रहें। नेक्स्ट उन्होंने कहा, वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट, शहरों तथा गाँव में चैत्य का रख रखाव करेंगे। और सबसे लास्ट कहा, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली, उन्होंने अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो गण जो थे, गुप्त शासक जो थे, उन्होंने राज्य कर लिया गण और संघ पर। गुप्त शासक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गुप्त शासन भी। तो अब हम यहाँ पे हमने ये सारा चीज़ें देखा कि भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ। इसके अलावा क्या है, यूनान और एथेंस जो है वहाँ पर भी राजा वगैरह थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली थी। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ठीक है, जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर काम करती थी और 40 बार बुलाई जाती थी। शासन के कई पदों पर नियुक्ति लॉटरियों द्वारा की जाती थी। वो लॉटरी निकालते थे और लॉटरी में जो आ जाता था जिसका नाम उसे दे देते थे। यानी वो क्या है कि शक्ति या काम या योग्यता के आधार पर नहीं करते थे। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, यानी ये लोग भी जो है वो औरतों से भेदभाव करते थे। व्यापारी तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। एथेंस में
खदानों, खेतों, घरों और कर्मशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिकता अधिकार नहीं मिलते थे। यानी जिस तरह से हमारे यहाँ पे दासों और महिलाओं को अलग रखा जाता था, उन्हें मतलब यज्ञों में शामिल नहीं किया जाता था, बातचीत में शामिल नहीं, उस तरह से ये लोग भी भेदभाव करते थे। तो वैसे कहने को होता था कि यहाँ पे प्रजातंत्र या गणतंत्र था, पर सही मायने में देखा जाए तो जनतंत्र था ही नहीं, क्योंकि लोगों में क्या है, भेदभाव किया जा रहा है, सबको शामिल ही नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यहीं पे हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।